हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो रेगुलर आप लोगों को मिलती रहें। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से संबंधित आप लोगों के लिए सिलेबस अवेलेबल है। जो भी कोर्स आप चाहते हैं वो परचेज कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अपना जो आज का संबंधित है वो यूजीसी नेट दिसंबर का जो पेपर फर्स्ट है उसकी जो 9th यूनिट है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और यहाँ पर जो अपना एनवायरमेंटल एक्ट है 1986, इससे संबंधित जो भी पीवाईक्यू एमसीक्यूज हैं उनको लेकर अपन आज का वीडियो करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपने देखा भी होगा कि हर वर्ष जो पेपर होता है उसमें यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर पूछा जाता है। और एनवायरमेंटल एक्ट वैसे भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो भारत में लागू किया गया, इससे पहले अपन थोड़ी सी जो पर्यावरण का जो अपना पेपर होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं पर्यावरण पर, तो आप लोगों को मैं बता दूं जो अपनी 9th यूनिट है वो पर्यावरण से ही संबंधित है, एनवायरनमेंट से संबंधित है। इस यूनिट काफ़ी आप लोगों के लिए इजी भी रहती है और इम्पोर्टेंट भी है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं रहते हैं। जैसे आप लोगों ने स्कूल के समय भी पढ़ा होगा या आप जब ग्रेजुएशन करते हैं तो किसी न किसी सब्जेक्ट में आप लोगों को एक तो पृथ्वी सम्मेलन की जानकारी मिल जाती है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, ब्राज़ील के, पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है जिसमें पर्यावरण विषय पर जो है सभी देशों के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और इस पे जो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ शर्तें तय होती हैं और इन शर्तों का जो पालन हुआ था वो क्योटो प्रोटोकॉल अपन कह सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में यहाँ पर उनको लागू किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल से भी काफ़ी क्वेश्चंस एग्जामिनर यहाँ पर पूछता है, लेवल जो पेपर फर्स्ट है इसके अंदर, और पृथ्वी सम्मेलन से भी पूछता है। इसके अलावा जो अपन पर्यावरण की प्रमुख समस्याओं की अगर चर्चा करें तो जैसे मुख्य जो समस्याएं जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ये तो सब बेसिक चीजें आप लोग पढ़ते भी आए हैं। लेकिन जो एग्जामिनर वो क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक तो आपका जो वैश्विक ताप वृद्धि है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप वृद्धि से क्वेश्चन पूछता है। या हम बात करें ओजोन परत जो छिद्र है इसकी चर्चा होती है। या पृथ्वी का जो तापमान बढ़ने से समुद्रों और मनुष्य पर जो प्रभाव है उसको लेकर क्वेश्चन पूछता है। इसके अतिरिक्त अपन बात करें जैसे साझी विरासत है लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग अलग हैं, तो उसको लेकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। मूलवासी कौन होते हैं, प्रवासी कौन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इसी से जो आज का जो मुख्य टॉपिक है वो अपना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, जहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे भारत में कितने वन्य जीव संरक्षण हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब जारी किया गया था। हालांकि इसके टॉपिक में भी छुपा है कि 1986 में अपन ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जारी कर दिया गया था। और इसके अलावा जो भी पर्यावरण से संबंधित है, लुप्त प्राय जो रेड डाटा बुक है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछता है। तो आज का सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है। सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के पहले क्वेश्चन की अपन शुरुआत करते हैं और काफ़ी अच्छा जो है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से जैव विविधता के बारे में कौन से सही हैं। देखिए, जैव विविधता टॉपिक बहुत अच्छा है जैव विविधता का, और आप लोग पढ़ते भी होंगे कि पृथ्वी पर जैसे जहाँ पर भी जीवन है, पृथ्वी पर जहाँ पर भी जीवन है, तो ये जीवन जो है वो मानव का है, वन्य जीवों का है, और जो पेड़ पौधे हैं वन क्षेत्र है। इन तीनों का जो जहाँ पर भी क्षेत्र है जहाँ पर जीवन संभव है, चाहे वो वायुमंडल हो, चाहे जलमंडल हो, और चाहे पृथ्वी हो, तो ये जहाँ पर भी जीवन उपलब्ध है और ये विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं उसे अपन जैव विविधता के नाम से जानते हैं। जैव विविधता, जैसे मरुस्थल है तो मरुस्थल में जैसे भारत का जो है, राजस्थान का जो क्षेत्र है, भारत का जो मरुस्थल है, थार मरुस्थल, ये विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता का बेस्ट उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधों की, मनुष्य, इसके अलावा जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसी पर जो अपना क्वेश्चन है वो आज का क्वेश्चन आधारित है। तो इसका जो कौन निम्न के बारे में कौन सा कथन सही है। पारिस्थितिकी के स्थायित्व में जैव विविधता सहायक होती है, बिल्कुल। जो अपना पारिस्थितिकी तंत्र है इसके स्थायित्व में जैव विविधता सहायक होती है। मानवीय गतिविधियों ने प्रजातियों की विलुप्तता को तेजी से बढ़ा दिया है। आप लोग देखते भी आ रहे हैं जैसे जैसे कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, वन खत्म होते जा रहे हैं, तो अनेक प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। जैसे अपन ने राजस्थान का गोडावन है, भारत में टाइगर है, तो ऐसी कई प्रजातियां विलुप्त भी हो चुकी हैं। प्राकृतिक आवास के विखंडन का जैव विविधता पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर
प्राकृतिक आवास के विखंडन का। तो देखिए, जब वन नहीं रहेंगे, वन्य जीव नहीं रहेंगे, प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो नहीं रहेगा, तो जैव विविधता पर इसका सीधी सी बात है कोई ना कोई इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और लगभग 70% प्रजातियां अपृष्ठवंशी हैं। अपृष्ठवंशी, तो अपृष्ठवंशी पहले समझना जरूरी है। इनवर्टिब्रेट क्या होता है? ये होता है जो ऐसे जीव जिनके रीढ़ नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, बिना रीढ़ के जो जीवधारी होते हैं उन्हें अपृष्ठवंशी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। तो इसका जो बी है क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है जैव विविधता का, तो जैव विविधता उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आई होगी। तो सी में यदि नहीं पड़ता, यदि प्राकृतिक आवास के विखंडन का जैव विविधता पर बहुत प्रभाव पड़ता है, अगर ऐसे होता तो सी भी सही हो जाता, लेकिन दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो कथन है और कथन में जो है वो अपने को सेलेक्ट करना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में वृद्धि से वैश्विक पादप वृद्धि बढ़ने की प्रत्याशा होती है। बिल्कुल, आप लोगों ने जब पढ़ा भी होगा कि पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश की संश्लेषण की जो क्रिया है इसके माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, तो उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो पौधों के अंदर वृद्धि होती है। बिल्कुल, ये जो हो जाएगा, कार्बन के दो अणु और कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और ये पादप में वृद्धि की प्रत्याशा होती है। निर्वनीकरण जीवमंडल की क्षमता में वृद्धि कर सकता है? नहीं, निर्वनीकरण होगा तो जीवमंडल की क्षमता में जो है वो कमी हो जाती है। वन नहीं होंगे, पर्यावरण नहीं होगा, तो जीवमंडल की क्षमता है जो उसमें कम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया और ये क्वेश्चन अपना सही हो गया। तो उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन एक और दो दोनों सही है? नहीं, कथन एक और दो दोनों गलत हैं। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। तो बिल्कुल अपना ये राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन एक तो सही है लेकिन कथन दो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है उसी से संबंधित अपना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसे अपन कहते हैं JFM, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो चार अपने सामने कथन दिए गए हैं और उनमें जो क्वेश्चन पूछा है, इसकी अवधारणा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से परिवर्तित की गई थी। बिल्कुल, जब भारत का 1986 में अधिनियम लागू हुआ था तो 1988 में एक अवधारणा निकल कर आई जिसे JMF जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा गया है, ताकि वन्य जीव, देखो पहले JMF को समझना जरूरी है। JMF क्या है कि वन्य जीव और मनुष्यों के बीच, वन्य जीव और मनुष्यों के बीच में संतुलन को बनाए रखने के लिए एक जॉइंट एडवेंचर चलाया गया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जिसे कहा गया। आगे देखिए, ये 1986 के माध्यम से परिवर्तित की गई, बिल्कुल सही है। इसमें राज्य वन विभाग और स्थानीय समुदाय दोनों शामिल हैं। यहाँ पर ये भी सही है कि इसमें राज्य का वन विभाग और स्थानीय जो समुदाय हैं जो वनों में रहते हैं, जनजातीय वगैरह, उनको शामिल किया गया है। इसमें महिलाओं की भी भागीदारी होती है, तो जो वनों के ऊपर जो उपज होती है उस पे जो महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल वैसे भी होती है। यह योजना हर राज्य में अलग अलग है और भिन्न भाषाओं में भिन्न नामों से जानी जाती थी। ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो केवल 1, 2, 3 और 4, ये चारों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो JMF का आप इतना ध्यान रखेंगे कि ये एक जो फॉरेस्ट, वन्य जीव और मनुष्यों तीनों का एक जॉइंट एडवेंचर था जिसे शामिल किया गया था। तो इसमें सारी बातें अपने आप ही शामिल हो जाती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अंतिम बार संशोधन कब किया गया था? तो जो अपन बात करें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अंतिम बार संशोधन जो किया गया था वो 1991 में किया गया था। इसके बाद कभी भी पर्यावरण में जो है वो संशोधन नहीं किया गया है। तो अंतिम बार जो संशोधन किया गया है वो 1991 में किया गया था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट याद रखना कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो संशोधन था वो 1991 में किया गया था। नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन। जो स्टॉकहोम जो सम्मेलन है, एक तो ध्यान रखना ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये स्वीडन, ये एक देश है स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। तो इस स्टॉकहोम में ये सम्मेलन आयोजित हुआ था जून 1972 में। जून 1972 में मानव पर्यावरण पर
आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की भावना को भारत सरकार द्वारा बनाए गए किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया। तो देखिए काफ़ी वैसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो वन संरक्षण अधिनियम 1986 पर आधारित है, तो ये वहीं से क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, नहीं ये गलत है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 भी गलत है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 भी गलत है। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में क्या किया गया था, भारत में जो स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था, इसकी आधार पर जो शर्तें थी या उनको पूरा करने के लिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यहाँ पर पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर की वन नीति का तिथि निर्धारण कब का है। तो देखिए यहाँ पर ये सभी जितने भी संघ दिए गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में जो पहली राष्ट्रीय वन नीति बनी थी, तो ध्यान रखना, अगर इस क्वेश्चन का भी अपन राइट आंसर बात करें तो ये 1894 में बनी थी। 1894 में भारत में पहली वन नीति बनी थी। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद अगर अपन बात करें 1952 में भारत में जो है स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति बनी थी, और इसमें यह डिसाइड हुआ था कि 33% क्षेत्र पर वन होने आवश्यक है, वन क्षेत्र निर्धारण होना आवश्यक है। और 1988 में जो 1986 में जो वन नीति लागू की गई थी, उसके बाद जो प्रोग्राम लागू हुए थे वो इसके 1988 में लागू किए गए थे। तो तीनों तारीखें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। जो पहली राष्ट्रीय वन नीति है वो 1894 में, और स्वतंत्र भारत की जो पहली राष्ट्रीय वन नीति है जिसमें ये कहा गया था कि संपूर्ण भारत पर 33% वन होने चाहिए, वो 1952 में लागू हुई थी। नेक्स्ट अपन बात करें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम था। तो देखिए अभी दो क्वेश्चन पहले अपन ने एक क्वेश्चन हल किया था, ये स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की जो मूल भावना को लागू करने के लिए अपन ने कौन सा अधिनियम, तो 1986, तो इसको यहाँ पर उल्टा कर दिया है कि भारत का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 था, ये अधिनियम पर्यावरण संरक्षण और सुधार हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम था। तो ये सीधी सी बात है, जो लंबी दूरी लुप्त प्राय प्रजातियां मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था 1972 में, इसको लागू करने के लिए अपन ने क्या किया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल जो रेड डाटा बुक है, लाल रेड सूची के अनुसार विश्व में लुप्त प्राय थ्रेड्स स्तनधारियों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, भारत में वर्ष 2011 तक कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य थे। तो देखिए आज 2025 चल रहा है, लेकिन उस समय की यदि अपन बात करें तो भारत में केवल 102, भारत में इस समय केवल 102 और 515 102 तो राष्ट्रीय उद्यान और 515 वन्य जीव अभ्यारण्य थे। अगर मैं बात करूं वर्तमान समय में तो 107 तो आपके नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके अलावा अपन बात करें 573 आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएंगे, 573 वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर हो जाएंगे। 115 आपके जो हैं वो संरक्षण रिजर्व यहाँ पर भारत में स्थापित किए गए हैं, और 220 आप लोग ध्यान रखना सामुदायिक रिजर्व जो क्षेत्र हैं वो भारत में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो ये अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखना। नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 107 हैं, 573 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 115 जो संरक्षित रिजर्व हैं वो हैं, और 220 सामुदायिक रिजर्व हैं। तो ये लेटेस्ट डाटा है, और जो 2011 के अनुसार 102 और 515 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। तो वनों की सुरक्षा और संरक्षण तथा उनसे जुड़े मामले, जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा और संरक्षण तथा उनसे जुड़े मामले, मानव परिवेश का संरक्षण तथा सुधार तथा खतरों का निवारण। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव परिवेश का संरक्षण है, क्योंकि अगर वन सुरक्षित है तो मनुष्य सुरक्षित है, सुधार तथा खतरों का निवारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में जो थे वो इतने ही क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। ये अपने जो एनवायरमेंटल से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनकी यहाँ पर अपन ने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में इस यूनिट से संबंधित और PYQ अपन लेकर आएंगे।
इस वीडियोज़ की जो श्रृंखला है आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिले और हमारा ऑफिशियल ऐप JRF अड्डा डाउनलोड करना न भूलें। तो आज के सेशन में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।